आज एक और राज से उठाएंगे पर्दा, एक और अनसुलझी पहेली को सुलझाने की होगी कोशिश रहस्य में। क्या किसी की आत्मा किसी किले को बनाने में अड़चन बनकर खड़ी हो सकती है? क्या कोई आत्मा किसी किले से अपना नाम पाकर संतुष्ट हो सकती है? एक ऐसी ही कहानी है हिंदुस्तान के बेहद मजबूत किले की, जिस किले को आज भी दुनिया आश्चर्य से देखती है। आज के इस एपिसोड में उसी किले की करेंगे पड़ताल। विशाल पर्वतमालाओं और विराट जलराशि को देखकर आश्चर्यचकित होने वाला मानव यह भूल जाता है कि वह स्वयं कितना अद्भुत है। इसका नज़ारा देखने को मिलता है जब हम किले देखते हैं, इमारतें देखते हैं और ऐसी विराट, ऐसी अद्भुत इमारतें जो खुद मानव ने बनाई हैं, जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। हम एक ऐसी इमारत की बात कर रहे हैं, एक ऐसे ही किले की बात कर रहे हैं, नाहरगढ़ का किला। सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया नाहरगढ़ का किला जितना सुंदर है, यह पीली इमारत गुलाबी नगरी में चार चांद लगाती है, मगर उतना ही गहरा इसका रहस्य है। एक से एक बढ़िया से बढ़िया इन्होंने किस तरीके से उस समय बनाया होगा, ये सोच के हम लोग खुद अचंभे में है कि इस तरीके से कैसे इन्होंने यहाँ पर कैसे साज सामान लेके आए होंगे। 100 साल लग गए बनने में या 200 साल लग गए, ये चीज़ बड़ी अपने आप में अजूबी है। खास यहाँ की वॉल बढ़िया लगी, जो लग रही एकदम मार्बल की लेकिन है नहीं मार्बल की, जो चीज़ एकदम डिफरेंट है। जहाँ आए हैं यहाँ तो हम लोग पहली बार आए हैं। कहते हैं जिस किले को देखकर आज हर किसी की जुबान से वाह निकलता है, उसे बनाने में जयपुर के राजा महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय की आह निकल गई। यह किला दिन भर में जितना बनता रात में ढह जाया करता था, और यह सिलसिला तब थमा जब जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय को एक सपना आया, जिस सपने ने सुदर्शनगढ़ किले का नाम नाहरगढ़ करने पर मजबूर कर दिया, किले में एक नए देवता का धाम बनाने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि आपको उस पहेली की पड़ताल पर हम ले चलें, जिसकी वजह से इस किले का नाम नाहर पड़ा, आपको दुर्ग की सबसे खास जगह भी दिखाते हैं कि कैसे एक बादशाह की नजरों में किले का मुख्य दरवाजा था तो किले की 9 रानियां थीं और जयपुर की पूरी रियाया थी। जयपुर एक ऐसी जगह है जहां ना तो तीखे आक्रमण हुए, ना जटिल लड़ाइयां लड़ी गईं, फिर भी यहां किले बनते गए। जयगढ़ बना, आमेरगढ़ बना, तो नाहरगढ़ किला भी बनकर तैयार हो गया। राजपुताने का इतिहास कहता है कि 11वीं शताब्दी से पहले थार में मेड़ाओं के छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिन राज्यों को कछवाहा राजपूतों ने उखाड़ फेंका और फिर जिस अखंड राजपुताने की बुनियाद रखी गई, वो देश का सबसे समृद्ध जयपुर रियासत कहलाया। हिंदुस्तान के इस हिस्से में कुल 52 किले बने और शायद ये किलों और शौर्य का ही रक्षा कवच था, जिसने जब पूरे हिंदुस्तान में हलचल थी तब भी जयपुर रियासत को शांति और सुकून बख्शा। जिस शांति और अमन चैन ने रेगिस्तान को फलने फूलने का मौका दिया, अकूत संपत्ति हासिल करने का मौका दिया, उसी शांति और संपत्ति ने इस नाहरगढ़ किले में भी कारीगरी दिखाने का वक्त दिया, जिस कारीगरी का सबसे नायाब नमूना है माधवेंद्र भवन। नाहरगढ़ किले का यह मुख्य भवन है माधवेंद्र भवन। महाराजा माधो सिंह ने 1880 से 1922 के बीच इस भवन का निर्माण करवाया था। ये भवन 2 मंजिला है, जिसमें 10 भवन है। एक महाराजा माधो सिंह का मुख्य भवन है, साथ ही उनकी 9 रानियों के अलग अलग भवन बने हुए हैं। पूरे नाहरगढ़ किले का ये अहम हिस्सा है और पर्यटन के लिहाज से इसको अहम माना जाता है। अधिकतर पर्यटक आज भी इसी को देखते हैं। माधवेंद्र महल में कमाल की कारीगरी दिखती है। गुलाबी नगरी के आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य ने नाहरगढ़ किले में राजा और 9 रानियों के लिए जो महल तैयार किया, वो खुद में कई अजूबे समेटे हुए है। 9 उपरानियों के नामों से इनके एक एक
अपार्टमेंट मैंने एक भवन बनाया हुआ है यहाँ हुआ, उसमें राजा किस रानी के कक्ष में जाता था किसी अन्य रानी अन्य उप पड़दायत को पता नहीं चलता था, मानी दूसरी पड़दायत को पता नहीं चलता था। आखिर उस आर्किटेक्चर को समझने के लिए न्यूज नेशन ने माधवेंद्र भवन में मुख्य महारानी के कमरे में कदम रखा, जिस कमरे से पूरा जयपुर दिखता है, जंतर मंतर दिखता है, तो सिटी पैलेस भी दिखता है। फिलहाल हम खड़े हैं माधवेंद्र भवन के मुख्य महारानी के शयन कक्ष में। यहाँ जो शयन कक्ष बनाए गए थे वो दो प्रकार से बनाए गए हैं, सर्दियों में नीचे और गर्मियों में ऊपर। हम फिलहाल ऊपरी हिस्से में खड़े हैं। यहाँ जिस तरह आप ये देख सकते हैं किस तरह एक उत्कृष्ट नमूना यहाँ मिलता है, कला का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है, जिसमें हरे, पीले, सफ़ेद, नीले रंगों का उपयोग किया गया है। दो कक्ष हैं इसके, एक ये जहां हम अभी बात कर रहे हैं, एक अगला भवन। इसमें 3 खिड़कियां हैं। अगर मैं इस खिड़की को खोलूं तो सबसे जो खास बात, सबसे जो बड़ी विशेषता आपको देखने को मिलेगी ये है कि सीधा इस खिड़की के खोलते ही पूरे जयपुर का आप विहंगम नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं। दूसरे कक्ष पर हम चलते हैं। इस कक्ष में प्रवेश करते ही आपका ध्यान एक बार जैसे ही आप राइट साइड में आओगे तो एक खिड़की और मिलेगी। इस खिड़की को अगर मैं खोलता हूं तो यहाँ से भी पूरे जयपुर का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ से और दूर तक जयपुर आपको नज़र आ रहा है। देखिए पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह रानी यहाँ से देखती होंगी, अवलोकन करती होंगी, अपनी प्रजा का भी वो देखती होंगी, हाल जानती होंगी। और साथ ही एक यहाँ महत्वपूर्ण जो है, ये आप देख रहे हैं पीछे भौमिया जी का जो धाम बनाया गया है, ये जो नाहर सिंह भौमिया, जिसका कि आप जानते हैं कि नाहरगढ़ किले से बड़ा गहरा संबंध है। माधवेंद्र भवन में मुख्य महारानी के कमरे के बगल में ही बना है राजा का कमरा, जिस कमरे से किले में दाखिल होने वाला हर शख्स दिखता है, तो साथ में दिखता है 9 रानियों का कमरा। एक ऐसा कमरा जहां से राजपूत राजा अपनी रानियों, दरबारियों, रियाया की हर हरकत पर नजर रख सकते थे। ये है महाराजा माधो सिंह का शयन कक्ष। इसमें भी तमाम वही विशेषता है। कला की दृष्टि से अगर बात करें तो उन्हीं भित्ति चित्रों का यहाँ प्रयोग किया गया है। भारतीय और पाश्चात्य शैली का अद्भुत नमूना यहाँ भी देखने को मिलता है। मगर इस शयन कक्ष की 2 बेहतरीन विशेषताएं जिस पर आपका ध्यान दिलाना लाजमी है। एक तो ठीक पीछे मेरी जो खिड़की आप देख रहे हो, इस खिड़की से महाराज माधो सिंह राजकाज पर पूरी नज़र रख सकते थे, क्योंकि ये खिड़की ठीक वहाँ खुलती है जहाँ माधवेंद्र भवन का मुख्य दरवाजा है। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं दूसरी विशेषता की, तो ये जो आप देख रहे हैं इसके ठीक मेरी दाएं तरफ ये जो खिड़की आप देख रहे हैं, यहाँ से महाराजा माधो सिंह सीधे जो चौक है माधवेंद्र भवन का, उस चौक में देख सकते थे। और दोनों तरफ जो रानियों के भवन बने हुए हैं, 9 जो भवन है, उनका यहाँ से जायजा ले सकते थे, उनकी जानकारी रख सकते थे। इस भवन की ये 2 अहम विशेषताएं मानी जाती हैं, यानी कि राजकाज पर नज़र रख सकते हो आप, दूसरा अपनी महारानी है उनके भी मूवमेंट पर आप नज़र रख सकते हो। एक महल के आर्किटेक्ट ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने राजा की निजता को वास्तु में समेट दिया। महल में एक ऐसा गलियारा बनाया जिससे राजा किस रानी के कमरे में दाखिल हो रहे हैं बाकी रानियों को पता तक नहीं चलता था। माधवेंद्र भवन का यह वह गलियारा है जहां से महाराज मूवमेंट करते थे। खास बात यह है इस गलियारे की कि इस भवन में जो 9 रानियों के शयन कक्ष थे, उस शयन कक्ष में महाराज यहां से किसी भी रानी के शयन कक्ष में जा सकते थे। और खास बात यह थी कि महाराज जब किसी भी रानी के शयन कक्ष में प्रवेश करते थे तो अन्य महारानी को ये पता नहीं रहता था कि महाराज अभी किस रानी के शयन कक्ष में है। ये जो गलियारा है बहुत अहम है, और इसको जब उस वक्त बनाया होगा, किस तरह तमाम वास्तुशास्त्रीय कलाओं को ध्यान में रखा गया होगा कि महाराज की खुद की निजता का कोई दखल नहीं हो और महाराज जहां चाहें जिस रानी के कक्ष में चले जाएं और अन्य रानी को पता नहीं लगे। इस तरह इस गलियारे को बनाया गया है। आज की तारीख में जयपुर पहुंचने पर नाहरगढ़ किला एक ऐसा किला दिखता है जो पूरे शहर पर छाया हुआ लगता है, जिसे रियासत के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में मराठों के बढ़ते आक्रमण से बचने के लिए बनवाना शुरू किया था। इसके बनने में 7 साल लग गए। उसी दुर्ग में सवाई माधो सिंह और राम सिंह ने सूरज प्रकाश महल बनवाया, तो चांद प्रकाश महल भी बनवाया। इसी कड़ी में रत्न प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश नाम के महल भी बने।
जिन महलों में फूल पत्तियों की नायाब कारीगरी दिखती है, एक दीवार की जगह तय करने की कारीगरी दिखती है, तो रोशनदान से लेकर झरोखों तक को तय करने की कारीगरी दिखती है। लेकिन कहते हैं कि ये कारीगरी धरी की धरी रह गई होती, नाहरगढ़ का यह किला बनकर तैयार ही ना हुआ होता अगर एक राजा को सपना ना आया होता, एक अनजान देवता का तीर्थ ना बना होता। यूं तो हर किले के साथ कोई ना कोई दिलचस्प कहानी आपको जुड़ी हुई मिल जाएगी, लेकिन नाहरगढ़ किले में कहानी का प्रमाण भी आपको मिलता है। एक देवता का तीर्थ मिलता है तो दुर्ग की नाहरगढ़ कहने की वजह भी मिलती है। एक ऐसा दुर्ग जिसकी खिड़कियों से पूरे जयपुर का अद्भुत नजारा दिखता है। माचिस की डिब्बियों जैसे मकान दिखते हैं, इंच इंच जमीन का हिसाब दिखता है। एक ऐसा दुर्ग जिसमें राजा के कमरे से दुर्ग का परकोटा दिखता है, तो साथ में एक राजा की नौरानियों का हर कमरा दिखता है। उसी दुर्ग में मुख्य महारानी के कमरे की एक खिड़की एक तीर्थ की ओर खुलती है, जिसमें नाहर सिंह भूमिया नाम के देवता का स्थान मिलता है, जिस देवता के आगे आज भी पूरा जयपुर शीश नवाता है। कहते हैं कि वो देवता आज भी जयपुर के सबसे बड़े राजा हैं, जो साल 1734 में नाहरगढ़ किला बनाते वक्त अड़चन बनकर खड़े थे। जनश्रुति यह है कि ये दिन में बनता था और शाम को ये निर्माण ध्वस्त हो जाता था। तो उस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए फिर उन्होंने यज्ञ करवाया। यह करवाने पे आत्मा उनके सपने में आई, ऐसा माना जाता है, जो जनश्रुति है कि सपने में आई और उन्होंने बोला कि ये दो ही स्थिति, ये किले का निर्माण दो ही स्थिति में पूर्ण हो सकता है। इस किले का निर्माण मेरे नाम से, इसका नामांकन हो, इसको जाना जाए, इस किले को नाहरगढ़ के नाम से जाना जाए। दूसरा ये है कि मेरा जो स्थान है, एक दिन में मेरी आत्मा जो यहाँ है, इसको जितनी दूर ले जाया जा सकते, वहाँ जहाँ भी एक दिन में जितनी दूर ले जाई जा सकती, वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना हो। कहते हैं कि 1734 में जयपुर में सुदर्शनगढ़ नाम से नया किला बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन दिन में किले का जितना काम होता वो रात में ढह जाया करता था। इस पहेली को समझ पाना मुश्किल होता गया और तभी एक दिन राजा के सपने में नाहर सिंह भूमिया आए और उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना निवास स्थान बताया। साथ में दुर्ग बनाने के लिए अपना मंदिर बनवाने और किले का नाम नाहरगढ़ दुर्ग रखने की शर्त रखी। दावा किया जाता है कि नाहर सिंह की शर्त पूरी करते ही दुर्ग का सपना भी साकार हो गया। जिस गढ़ को बनाने का काम सुदर्शनगढ़ के नाम से शुरू हुआ था, वो नाहर सिंह के ही नाम पर नाहरगढ़ बन गया। तो साथ में इसी दुर्ग के अंदर नाहर सिंह का एक मंदिर भी बना, जो आज भी हर किसी की आस्था का केंद्र है। दरअसल यह स्थान है नाहर सिंह भूमिया का। जी हाँ, वही नाहर सिंह भूमिया जिनके नाम पर नाहरगढ़ किला बना, जो किला पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में उसका नाम नाहरगढ़ किला रखा गया। वो इसी स्थान की वजह से है और वो यही वो स्थान है जिसके कारण आज नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ। सवाल ये है कि आखिर वो नाहर सिंह थे कौन? आखिर जयपुर से उनका रिश्ता क्या था? इन सवालों पर जयपुर में कोई पुख्ता जवाब नहीं मिलता। लेकिन कहते हैं कि नाहर सिंह भी कभी जयपुर के प्रिंस हुआ करते थे, जिनकी मौत के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिली और उनकी आत्मा अरावली पर्वत पर भटकती रही। कहते हैं कि वो आज भी नाहरगढ़ की हिफाजत करते हैं। बात करें इस किले की एक खास बात की, तो ये किला शरणगाह के रूप में भी जाना जाता है। सवाई प्रताप सिंह के समय यहाँ अवध के नवाब वजीर अली को शरण दी गई। इसके साथ ही 1857 में कुछ अंग्रेजों की महिलाओं के लिए भी यह किला शरणगाह बना। नाहर सिंह की हकीकत चाहे जो भी रही हो, लेकिन किला जब बनकर तैयार हुआ तो उस किले को हर राजा ने अपने हिसाब से संवारा और उन्हीं में से एक है किले में बनी बावड़ी, जिस बावड़ी में पहाड़ों से पक्की नालियों से पानी बहकर आता था और बीच बीच में बनी हौदियों में कचरा छोड़ता हुआ आता था। यंत्र बनी प्राचीन तरह का यंत्र, ये कोई टेक्निकली या जो आजकल के आधुनिक नहीं है, वो उसी तरह का, मतलब उसमें पानी
पानी घूमकर किस तरह से पानी कचरा उसमें रह जाता था और साफ पानी उस बावड़ी में, हमारी बड़ी वाली बावड़ी में आता था। किले में आज भी ये बावड़ी एक अलग खूबसूरती समेटे दिखती है, जिसमें सबसे खूबसूरत है बावड़ी की लहरदार सीढ़ियां, जो बावड़ी को जीवंत बनाती हैं, पानी की लहरों से जोड़ती हैं। नाहरगढ़ किले के साथ जुड़ी हैं बावड़ियां। एक बावड़ी किले के अंदर है और एक बावड़ी किले के बाहर है। जिस तरह नाहरगढ़ अपने आप में एक रहस्य को समेटे हुए है, इसी तरह से इन बावड़ियों में भी कई रहस्य हैं। सबसे जो खास बात इस बावड़ी की है, क्योंकि पानी जो आता था, इसके बाद ये तमाम जो पहाड़ी आप रास्ता देख रहे हैं, पहाड़ से जब पानी आता था तो रास्ते को इस तरह बनाया गया है कि उसके मार्ग में ये सीढ़ियाँ बाधा नहीं बने और पानी सीधे वहाँ आप जो खाई देख रहे हो, जो अभी बहुत कम जलराशि है, हालांकि वहाँ तक ये पानी पहुँचता था। और इसके अलावा जो तमाम सीढ़ियाँ इस तरह बनाई गई हैं कि पानी के रास्ते को अवरुद्ध नहीं करें, लेकिन अगर कोई यहाँ स्नान करने आए तो जहाँ तक पानी वो जा सकता है, सीढ़ियों के रास्ते से जा सकता है। तमाम इतिहास की अगर बात करें तो इन बावड़ियों की खास विशेषता है जो नाहरगढ़ किले से जुड़ी हुई हैं।